सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए सीएमओ ले जाया गया था, लेकिन उनका आरोप है कि सीएम के प्रधान सचिव से उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं। सीएम के प्रधान सचिव से बातचीत के लिए बुलाकर उनके मांग पत्र को लेकर सिर्फ एक रिसीविंग दे दिया गया। ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पहले बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी और राजभवन और मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन रांची पुलिस ने सभी को मोरहाबादी मैदान के पास ही रोक दिया। वहीं एसएसपी ने समझा बुझाकर आंदोलित सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान वापस भेज दिया। हमारे प्रतिनिधि मंडल गए थे वहाँ पर वार्ता के लिए, लेकिन वहाँ के सीएमओ सर से या वहाँ के पदाधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई है। हमारे विभाग द्वारा यही कहकर ले गया गया था यहाँ के एसएसपी सर या एसपी सर के द्वारा कि आप लोग चलिए अपनी मांग पत्र को वहाँ रखिए और जल्द ही जल्द आंदोलन खत्म कीजिए। जी वहाँ नहीं, हमारे लेटर जो मांग पत्र था उसे वहाँ के क्लर्क वगैरह द्वारा रिसीविंग करा दिया गया और रिसीविंग मिलने के बाद फिर हमारे जवान आए और उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द आंदोलन खत्म। हम संतोष नहीं है उस वार्ता से, क्योंकि वार्ता हुआ ही नहीं है। हम लोगों को कहा गया कि वार्ता के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई वार्ता हुआ नहीं। लोगों को बाहर बैठा दिया गया और अंदर जाके फिर सीएमओ से एक मोहर, रिसीविंग मोहर होता है, वो लगा के दे दिया गया। उस मोहर का भी हम मान्य कैसे मान ले, क्योंकि यहाँ का लोगो चेंज हो चुका है अभी झारखंड का और उसमें पुराना लोगो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं, जहां वे जनता से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही करोड़ों की सौगात देंगे। लेकिन सीएम के इस दौरे को दुमका उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जोर शोर से सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मिशन दुमका में जुट गए हैं। 3 दिवसीय दुमका दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही जिले को कई सौगात देंगे। डीएमसीएच में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे, विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता होगी, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए राशि का वितरण करेंगे। डीएमसीएच में कोविड टेस्टिंग लैब का निरीक्षण के साथ इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। संथाल परगना में कैसे सरकार के जो भी की जो भी योजनाएं हैं कैसे काम कर रही हैं, लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री दुमका के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। मंत्री जो भी दलीलें दें, लेकिन सीएम की यात्रा को दुमका चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर फिर कमल खिलेगा। सरकार बने लगभग 9 महीने लगभग हो गए और झारखंड प्रदेश की जनता सरकार के कार्यकलाप को बहुत नज़दीकी से समझ रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, चाहे बेरमो हो चाहे दुमका हो, वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। इसमें कोई शंका शिकवा की बात नहीं। सीएम के दुमका सीट छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव की नौबत आई है। सीएम ने बरहेट और दुमका सीट से विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट खाली हुई है। दुमका से पंचम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान सेवा की आड़ में मिशनरी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर झारखंड में आदिवासी और पिछड़ों का धर्म परिवर्तन कराया, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। संजय सेठ ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया है। वर्तमान समय में झारखंड में कई क्षेत्रों से धर्मांतरण बढ़ने, लोभ लालच देने जैसे मामले सामने आए हैं। चर्चों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। सिमडेगा जैसे छोटे से जिले में 24 से अधिक चर्च हैं, जिनमें 300 अधिक चर्च सिर्फ सिमडेगा शहर में हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कदर धर्मांतरण का प्रभाव झारखंड में बढ़ रहा है और मिशनरियों द्वारा भोले भाले आदिवासियों को अपने चंगुल में फंसा रहा है। मामले में मुकदमा भी हुआ, कई गिरफ्तारी भी हुई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच के निर्देश दिए,
परंतु नई सरकार के गठन के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, धर्मांतरण और चर्च का बढ़ता प्रभाव आदिवासियों को कई रूपों में विखंडित कर रहा है। निर्मल हृदय एक मामला सामने आया है। मैं महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें एक बड़ी जांच हो और मामले का खुलासा हो। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के नवनियुक्त सांसदों ने शपथ ली। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसमें झारखंड से जेएमएम के शिबू सोरेन भी शामिल हैं। शिबू सोरेन को 22 जुलाई को ही राज्यसभा की सदस्यता लेनी थी, लेकिन तब वो शपथ नहीं ले पाए थे। राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में झारखंड से एक बीजेपी के दीपक प्रकाश और जेएमएम से शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचे हैं। जेएमएम अध्यक्ष दूसरी बार राज्यसभा में पहुंचे हैं। इससे पहले वे 1998 में दुमका सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा में वे करीब 30 साल तक 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में लोकसभा के रास्ते संसद पहुंचे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। लोगों को सस्ते और सुलभ आशियाना देने का ख्वाब दिखाने वाले हाउसिंग बोर्ड की कलई खुलती हुई दिख रही है। 2011 में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन और फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया था, जिसे अब रद्द किए जाने की खबरों से लोगों की सांसें थम गई हैं। झारखंड सरकार ने जब लोगों को सस्ते और सुलभ आशियाने का सपना दिखाया, तो सैकड़ों लोगों ने सोचा कि रांची की इन अट्टालिकाओं में अपना भी एक घर होगा। किसी ने जमीन बेचकर तो किसी ने कर्ज लेकर हाउसिंग बोर्ड को मोटी रकम दी। साल 2011 में लॉटरी के जरिए जमीन और फ्लैट आवंटित किए गए, लेकिन कागजों पर ही रह गए और वो कागज लेकर 10 साल बाद भी ये लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। और अब वो आवंटन रद्द करने की बात आई तो जैसे इनके सपने ही बिखरते दिख रहे हैं। तो हम लोग तो घर द्वार माने बेच बाज करके किसी तरह से कर्जा पैसा कर करके इतना पैसा जमा किए, यही आशियाने के चक्कर में जो है आज तक रेंट में हमारे फिर चल रहे हैं। जांच रिपोर्ट में यही आया कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2012 में रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद ये विनय सर ने भी बोला कि लॉटरी जल्दी कर दी जाएगी सभी को। फिर सरकार बदल गई, फिर नए सिरे से सरकार आई, सरकार ने अपना आदेश दिया। रांची में आज भी 209 लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी ने लॉटरी को लेकर आपत्ति जता दी और मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन साल 2019 तक कोर्ट ने सारी प्रक्रिया को सही बताते हुए सरकार को आगे की प्रक्रिया के लिए आदेश दिया था, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर सका। अब आवंटन रद्द होने की बातों पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियां आमने सामने है। यदि आवंटन गलत है तो आवंटन रद्द करने के पहले आवंटन करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पैसे वसूले जाने चाहिए, बर्खास्त होने चाहिए। और हर एक बिंदु को बढ़िया से पढ़ने के बाद उसको लगेगा जो कहीं न कहीं जो है एक डिसीजन जो जनता के पक्ष में और जो जनता को कोर्ट और न्यायालय में खर्चा से रोकने के काम किया गया। एक आदत घर के लिए 10 साल से करोड़ों रुपए देने के बाद भी लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जब वे अपना अधिकार मांगने बोर्ड में जाते हैं तो अधिकारी सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस करने की बात करते हैं और विभाग अपनी कमियों को छिपाने के लिए आवंटन रद्द करने की बातों से इनकार कर रहा है। प्रत्येक आवंटी को की सुनवाई करनी है, उसके बाद हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा उसमें रीजन ऑर्डर्स पास करने हैं। तो अभी वो प्रक्रिया फाइल की जितने भी नोटिस करने की कर ली गई है और अभी उसमें जल्दी रीजन ऑर्डर भी पास होगी। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के कारण हाउसिंग बोर्ड हमेशा विवादों में रहा है और गड़बड़ियों को ठीक करने के नाम पर अब आवंटन ही रद्द करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल है कि यदि आवंटन रद्द होता है तो जमीन या फ्लैट में जो कब्जा ले चुके हैं उन्हें कैसे खाली कराया जाएगा, जिन्हें कुछ नहीं मिला है उनके पैसे कैसे वापस होंगे, और तो और लोगों के सपनों पर हथौड़ा चलाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। गुमला सदर थाना क्षेत्र के टेसेरा गांव में ग्रामीणों ने पीएलएफआई नक्सली संदीप तिर्की को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। नक्सली के मारे जाने के बाद इलाके के व्यवसायियों के साथ ही आम लोग भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में आपराधिक गतिविधियों को लेकर लगातार पुलिस उसकी धरपकड़ में जुटी थी। इसी बीच लोगों ने उसकी पीट पीटकर हत्या कर दी। शव कब्जे में लेकर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है।
पहले कल परसों कोई रोड में चलते हुए को कुछ रिवाल्वर लिखा के मोबाइल छीन लिया था और उसका साथी जब पकड़ाया तो गांव वाला को रात में गया धमकाने। इसी क्रम में लोग इसको सुबह खुद ढूंढते हुए आए और पाया तो खेत में इसको जुड़ा के इसका हत्या कर दिया। संदीप तिर्की नाम का है और ये संदीप तिर्की बसंत गोप का खासम खास आदमी है। जब बसंत गोप ने पकड़ाया तो उसका ये गांव वाले को धमकी देने के लिए, ये बात प्रकाश में कि गांव वाले को धमकी देने के लिए गया था, जिसमें अज्ञात लोगों ने इसको उसी की धमकी देने आया है, इसीलिए इसको लोग ने मारपीट किया। सर ये मतलब पुराना आपराधिक इतिहास, ये वहाँ का पुराना आपराधिक इतिहास है जी। और ये वैसे पता चल रहा था कि एक्टिव पर्सन है, लोगों को थ्रेटनिंग देना, लोग से मारपीट करना ये कर रहे थे। देवघर पुलिस साइबर क्राइम पर लगातार शिकंजा कसने में जुटी है। पुलिस ने कर्रा और चित्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी की और अलग अलग जगहों से 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 32 मोबाइल, 41 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि अपराधी एटीएम या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ओटीपी पूछते थे और उनके खाते से राशि निकाल लेते थे। एसपी ने कहा कि इनसे पूछताछ चल रही है और गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार हुए हैं 12 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं साइबर क्राइम के मामले में, और इसमें से कुछ साइबर क्रिमिनल्स का आपराधिक इतिहास शुरू का रहा है। इनके पास से 32 मोबाइल और 41 सिम, कई पासबुक, 5 मोटरसाइकिल, चेकबुक, एटीएम इत्यादि बरामद हुआ है। इन 12 बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी फाइलों में मृत घोषित सर्वेश्वर को आखिरकार प्रशासन ने भी जिंदा मान लिया। सर्वेश्वर को अधिकारियों ने मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दिया था, योजनाओं के लाभ से इसे वंचित कर दिया। खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्ग अपनी साइकिल पर सवार होकर दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। अधिकारियों को सारे कागजात दिखाए और सबको चीख चीख कर कहा कि वो जिंदा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। न्यूज 18 ने इस बुजुर्ग का दर्द जाना तो उसे न्याय दिलाने की कोशिश शुरू की। न्यूज 18 ने बोकारो के डीडीसी जयकिशोर प्रसाद से बात की। डीडीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिया और जरीडी प्रखंड के बीडीओ को कार्रवाई के निर्देश दिया। फिर बीडीओ साहब सर्वेश्वर के जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर उनके गांव पहुंचे। सर्वेश्वर को न सिर्फ जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला बल्कि पेंशन भी शुरू हो गया। मैंने देखा, सत्यापित किया कि वो जिंदा है। उसी का रिपोर्ट डीसी सर के आदेश के अनुसार हम जिला को दे दिया है, और जो एडीएसएस है सहायक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, मैंने उसको लिखित प्रतिवेदन दे दिया है और उनके सितंबर से उसके पेंशन चालू हो जाएगी। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल पर उठे विवाद के बीच राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का गलत कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। बीजेपी ने कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुके लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 को काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया है। बीजेपी ने इसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं होने और जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में अधिकारियों को सुरक्षा दी गई है, जिस पर विभाग ने आज प्रावधानों को साफ कर दिया। इसमें साफ लिखा है कि यदि कोई भी सरकारी राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जांच में अनियमितता या अन्यत्र पाया जाएगा, तो वैसे अधिकारी के विरुद्ध कभी भी, मतलब इज और वॉज, मतलब अगर है तब भी और रिटायर्ड हो गया तब भी, उसके विरुद्ध सिविल, क्रिमिनल, डिपार्टमेंटल या कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसमें किसी प्रकार से ये कानून बाध्यकारी नहीं होगा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।